अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। अमूमी तासुर तो यह है कि बिलावल भुट्टो पर आसिफ अली जरदारी की छाप है और होता वही है जो साबिक सदर की मर्जी या मंशा हो। बिलावल सिर्फ आवाम को कायल करते हैं, फैसले सब आसिफ अली जरदारी करते हैं। लेकिन हालिया दिनों में यह तालमेल कुछ बिखरता दिखाई दे रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी इंतखाबात का ऐलान होने से पहले 90 रोज में इंतखाबात की बात कर रहे थे, तो अब वो बुजुर्ग सियासतदानों को घर बैठने का मशवरा दे रहे हैं। लेकिन उनके वालिद और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने दोनों बार ही बेटे की पावर को वीटो किया है। पहले उन्होंने इलेक्शंस के मामले पर बिलावल भुट्टो के बयानात से अलग राह ली और इस बार उन्होंने उम्र रसीदा क़यादत को घर बैठाने के बयानियों को शटअप कॉल दे दी है। उन्होंने वाजे किया कि बिलावल 3P वाली पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, जबकि वो 4P वाली जमात के सरबराह हैं। जो पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ेगी उसका टिकट जारी करने का इख्तियार बिलावल नहीं बल्कि उनके पास है। बिलावल को जो टिकट जारी होगा उस पर भी आसिफ अली जरदारी के होंगे। साबिक सदर का कहना था कि बिलावल अभी जेरे तरबियत है। नई पौध की सोच यही है कि बाबा को कुछ नहीं पता। आसिफ जरदारी के इस इंटरव्यू के कुछ घंटे बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक्स पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर तब्दील की। नई तस्वीर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को बिलावल के कांधों पर हाथ रखकर मुस्कुराता हुआ देखा जा सकता है, जैसे बिलावल कहना चाह रहे हूं कि मेरे पास माँ है। जिसके बाद वो बिना बताए दुबई के लिए उड़ान भर चुके हैं और इतलात ये भी है कि आसिफ अली जरदारी भी उनके पीछे पीछे दुबई चले गए, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो बेशतर क़यादत है, फ्रंट लाइनर्स हैं, वो भी अब दुबई रवाना हो गए। और कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी का एक इजलास बड़ा इंपॉर्टेंट वो दुबई में स्केड्यूल्ड है। अब इस परेशानी का डर खुद आसिफ अली जरदारी को भी है कि जिन्होंने कल इंटरव्यू में इजहार किया कि नई नस्ल की अपनी सोच है। वो कहती है कि बाबा नहीं पता, इसी सोच के इजहार का मुकम्मल हक है। सोच के इजहार पर तो टैक्स नहीं है। बिलावल को बयान देने से रोकेंगे तो नहीं, क्योंकि अगर वो नाराज हो गया और कहा कि घर बैठ जाता हूं तो क्या करेंगे। आसिफ अली जरदारी अकेले बुजुर्ग सियासतदान नहीं है जो बिलावल की ख्वाहिशात की मुखालिफत कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा और साबिक रुकन कौमी असम्बली नफीसा शाह ने भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बयान से इख्तलाफ करते हुए कहा था कि सियासत में नौजवानों और तजुर्बाकार सियासतदानों को इम्तजाज होना चाहिए, फ़र्क होना चाहिए दोनों में। बिलावल भुट्टो की तरफ से बाबो के सियासत छोड़ देने के मुतालबे के बाद फरहतुल्लाह बाबर ने पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। फरहतुल्लाह बाबर ने आसिफ जरदारी को टेलीफोन तमाद में लिया क्योंकि बिलावल भुट्टो ने चित्राल कन्वेंशन में सीनियर रहनुमाओं को ओहदों से अलग होने का कहा था। इन पुराना सियासतदानों से ये एतराज नहीं है कि वो बुजुर्ग हो चुके हैं। इन पुरानों सियासतदानों से एतराज ये है कि वो वही पुराना सियासत कर रहे हैं जिसने मेरा मुल्क को तबाह किया है। कि आप ये पुराना सियासत छोड़ दें, सियासत ही छोड़ दें, या घर बैठे या अपना मदरसा में बैठे मुल्क के लिए दुआ करे, जवानों के लिए दुआ करे, मुस्तकबिल के लिए दुआ करे। अब काम हमने करना है। नफीसा शाह, फरहतुल्लाह बाबर के अलावा सैयद खुर्शीद शाह भी उन रहनुमाओं में शामिल हैं जो बिलावल से ज्यादा आसिफ अली जरदारी की बातों की तायीद करते हैं। उनके मुताबिक भी साबिक सदर जो कह रहे हैं वही सच है कि टिकट्स देने और फैसला साजी का इख्तियार आसिफ अली जरदारी के पास ही है। इससे कबल दोनों बाप बेटे के दरमियान सबसे बड़ा इख्तलाफ इलेक्शन 90 रोज में कराने के बयानिए के वक्त पैदा हुआ था, जब बिलावल हर रोज इलेक्शन कमीशन को 90 रोज में इंतखाबात कराने की बात करते थे। लेकिन आसिफ अली जरदारी ने उनके बरक्स बयान दिया कि मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन यानी ECP नई हल्का बंदियां करने का पाबंद है और जोर दिया कि इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शंस कराए। इसके अगले ही रोज जब सुबह सिंध के शहर बदीन में बिलावल भुट्टो जरदारी ने सहाफियों से गुफ्तगू की तो सहाफियों ने साबिक सदर के इस बयान का हवाला देकर बयान किया तो बिलावल वाज़ेह अल्फाज में अपने वालिद की बातों को यह कहते हुए वीटो करते हुए पाए गए कि मैं सिर्फ घर की बातों पर ही साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का पाबंद हूं, सियासी फैसलों में नहीं। सियासी और आईनी मामलात में पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की पाबंदी जरूरी है। उसी रोज हैदराबाद में बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अपने खिताब में कहा कि कहा जा रहा है कि 90 रोज में इलेक्शंस नहीं हो सकते। 90 रोज तो बहुत दूर है, 60 रोज में भी इलेक्शंस होने चाहिए थे। 90 दिन में भी नहीं कराना चाहते तो फिर करा लें। हर के मामलों में मैं सदर जरदारी साहब की बातों पे पाबंद हूँ। जहाँ तक सियासी बातें हैं और जहाँ तक आइन की बात है और जहाँ तक पार्टी पॉलिसी है, तो मुझे अपने कारकुन के और अपना पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो फैसले हैं उन पे पाबंद। तरफ जो 90 दिन का सिलसिला है, जो आइन में जो लिखा गया है, उस मीटिंग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उन सब ने हमें बताया कि आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए। इस सारे मामले से कुछ रोज कबल पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ था। इस इजलास में भी दोनों बाप बेटे के दरमियान
राय का इख्तलाफ उस वक्त सबके सामने आया हो गया था जब इजलास में बाज़ मामलात पर पीपी की आदत पर खुलकर तनकीद करते हुए कहा गया कि पीपल्स पार्टी साथ ना देती तो शहबाज शरीफ कभी वजीर आजम ना बनते। इजलास के दौरान एक मरहले पर आसिफ अली जरदारी ने खुर्शीद शाह से कहा कि शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर आपने बनाया था। इस पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि शहबाज शरीफ को वजीर आजम आपने बनाया। बिलावल के बरजस्ता जवाब पर आसिफ जरदारी मुस्कुरा दिए। इसके अलावा अदम एतमाद के बाद जब हुकूमत साजी का मरहला दरपेश आया उस वक्त भी दोनों के दरमियान इख्तलाफ पैदा हुआ था, क्योंकि साबिक सदर चाहते थे कि पीपल्स पार्टी नई इत्तेहादी हुकूमत में कोई वजारत ना ले, लेकिन बिलावल भुट्टो और कुछ दीगर कायदीन हुकूमत साजी में आला वजारतों के ख्वाहिशमंद थे और जोर दे रहे थे कि उन्हें वजारत लेनी चाहिए। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी का बिलावल भुट्टो जरदारी के अचानक दुबई जाने पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी में इख्तलाफात की बातें बेबुनियाद है। बिलावल भुट्टो का दुबई का दौरा पहले से तयशुदा था। फैसल करीम कुंडी ये भी कहते हैं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी गुज़श्ता रोज़ दुबई पहुंचे और पीर को वतन वापस आएंगे। इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजियाकार इमरान शफकत ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम इमरान शफकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहेगा कि गुज़श्ता रोज़ आसिफ अली जरदारी साहब का इंटरव्यू और आज बिलावल साहब का बिन बताए एलिजिडली बिन बताए ही तासुर ये कि वो गए दुबई और उसके बाद पीपल्स पार्टी क्लैरिफिकेशंस दे रही है, तो क्या आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के अंदर गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं या वाकई लाइन और लेंथ फर्क है? शुरू से थी ये लाइन और लेंथ का जो मामला है, ये शुरू से था। और जो बिलावल साहब हैं वो अग्रेसिव पॉलिटिक्स, जाहिर है कि नौजवान हैं और जो नौजवान मतलब कोई पर्सनैलिटी हो मुख्तलिफ होते हैं और जो तजर्बाकार हों, उम्र रसीदा हों, उन्होंने जिंदगी के बहुत से नशीबो फराज देखे हुए होते हैं, तो वो किसी और अंदाज से सोचते हैं, फैसले करते हैं। और जो कदरे नौजवान हों उनके यहाँ अभी वो नशीबो फराज नहीं आए होते जो उनके लोगों बाकी सीनियर्स के हिस्से में होते हैं। तो फर्क तो है। और फर्क ये भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने इस सियासत में बहुत कुछ पे किया और आसिफ अली जरदारी साहब गाहे बगाहे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ये कंसर्न अपना जरूर शो करते हैं कि मेरा एक ही बेटा है। तो वो जाहिर है कि एक तरफ ये मामला, एक तरफ उनकी बीवी शहीद हो चुकी हैं और फिर ससुराली खानदान भरा पड़ा है, यानी उनकी कब्रें जो हैं वो मज़ार बने हुए हैं। मतलब मैं वो बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल बातें नहीं करना चाहता, तो मैं सिर्फ ये गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि मेरी दानिश में मुझे ये लगता है कि बिलावल साहब जो हैं वो एक अग्रेसिव पॉलिटिक्स करने की तरफ माइल हैं और वो चाह रहे हैं कि उनको खुली छुट्टी मिले और उनको तो गुस्सा चढ़ता है कि यानी आप ये समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ये राय रखते हैं कि पीपल्स पार्टी कैन नॉट अफोर्ड टू फाइट विद एस्टैब्लिशमेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम। एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई लेना पीपल्स पार्टी के हक में नहीं है इस वक्त, ये कह रहा है। मेरा ये ख्याल है कि हर जो सियासतदान जो जी शऊर है या कह ले कि जिसने जिंदगी के बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, उसको पाकिस्तान की तारीख उसको असबर है, उसको कोई चीज बतानी नहीं पड़ती। उसने वो तो, और खुसूसन जरदारी साहब तो मतलब कि आप कह लें कि इस सारे अमल से गुजर चुके हैं, वो हिस्सा रहे हैं इसका। तो मेरा ख्याल है कि कोई और भी कोई पार्टी जो है वो इस लेवल तक मामला को नहीं लेके जाना चाहती कि कोई इनकलाब वाली कोई सूरत हाल लगे, कोई लगे कि चीजें एवोल्यूशन के साथ ठीक होती हैं और वो प्रोसेस एवोल्यूशन का हमेशा स्लो होता है। पाकिस्तान में अगर 9 मई वाला वाक़या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना किया होता तो पाकिस्तान के अंदर भी एवोल्यूशन का जो अमल जो जारी था वो ठीक जारी था और ठीक स्पीड के साथ था, उसकी रफ्तार ठीक थी। लेकिन एक जो 9 वाला वाक़या था, एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स एक डिफरेंट चीज है, एंटी स्टेट जो है वो फर्क करना वो बड़ा जरूरी था। तो जब वो उन्होंने एंटी स्टेट किया तो फिर जो जिनसे हमने थोड़ी सी गुंजाइश ली थी एस्टैब्लिशमेंट से, वो गुंजाइश वापस हो गई। तो इसलिए बहुत फूंक के कदम रख रहे हैं। आप देख लें कि नवाज शरीफ साहब जो है वो उनकी सियासत में कुछ नाम गायब हो गए, वो भी अग्रेसिव नहीं है। मरियम साहबा बहुत अग्रेसिव होती थी, वो भी नहीं है। तो
मिलके चलना है और पता है कि यानी कौन पीपल्स सा पार्टी तरीका भी है। जो अग्रेशन है वो अफोर्ड नहीं कर सकती एट दिस पॉइंट इन टाइम। इमरान शफकत साहब, इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब केपी के अंदर एक बड़ी पुरअसर कैंपेन कर रहे थे, रोज वो सियासी जलसों से खिताब कर रहे थे, क्राउड पुल भी कर रहे थे, लेकिन अब वो कैंपेन अधूरी छोड़कर दुबई चले गए। तो इससे क्या तासुर मिलता है? क्या बिलावल साहब को रोक दिया गया है मरकजी लीडरशिप की तरफ से, आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से, या बुजुर्ग सियासतदान जो विद इन पीपल्स पार्टी मौजूद है कि अभी आप रुकिए, आप ठहरिए, और खुद जरदारी साहब ड्राइविंग सीट पे आ गए? देखें, ये तासुर जो है ये सिर्फ तासुर नहीं है, खबरें भी इसी तरह की हैं कि बिलावल साहब और जरदारी साहब दो मुख्तलिफ ख्याल के आदमी हैं और उम्र में बड़ा फ़र्क है, रिश्ता भी एहतराम का है, और वो कुछ और तरह से सियासत करना चाहते हैं। जरदारी साहब उसकी इजाज़त नहीं देते। ये बातें बड़ी पुरानी हैं, लेकिन हो सकता है कि कल का जो इंटरव्यू था बिलावल साहब से मुतल्लिक, जो सवालात हामिद मीर साहब के थे, उसने कोई ज्यादा काम खराब किया हो। और मेरी इत्तला के मुताबिक जरदारी साहब भी पीछे पीछे दुबई जा चुके हैं, तो हो सकता है कि बिलावल साहब नाराज होके गए हों, हो सकता है कि उन्हें बात बुरी लगी हुई हो। तो बहरहाल ये एक वो जो खबर थी वो पहले से थी। बिलावल साहब ने, आपको याद होगा, कहा था एक दफा कि मैं सदर जरदारी की बात मानूंगा घर में, पार्टी में पार्टी वालों की बात मानूंगा। इमरान साहब, जरदारी साहब का ये कहना कि बिलावल साहब के पास 3 पी वाली पार्टी है, मैं 4 पीस वाली पार्टी का सरबराह हूं, इसका क्या मतलब है और इसमें क्या पैगाम देने की कोशिश की है कि आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि पीपल्स पार्टी में अल्टीमेटली जो बयानिया है या जो उसूली मौक़िफ़ है वो जरदारी साहब का ही प्रिवेल करेगा? देखें, जो सवाल था, जो मैंने इंटरव्यू देखा है, उसमें तो सवाल किसी और पैराए में था, और एक जिसको कहते हैं ना कि बरसबीले तज़किरा ये बात आ गई थी कि वो दो पार्टियां हैं, एक पीपीपी है और एक पीपीपी यानी टेट्रा पी वाली है। और जो टेट्रा पी है वो पार्लिमानी पॉलिटिक्स करती है, यानी इंतखाबी सियासत वो करती है, और वो टिकटें मैंने जारी करनी है। तो उन्होंने पूछा, हामिद मीर साहब जरा इशारा तो कर जाते हैं, तो उन्होंने कहा तो फिर इसका मतलब है कि बिलावल साहब को भी टिकट आप देंगे? तो उन्होंने कहा मैं ही दूंगा। तो मुझे लगता है कि कुछ चीजें हम थोड़ा सा ओवर सेंसिटिव भी हो गए हुए हैं। ये कोई इस तरह की बात नहीं थी कि मैं, यानी कि घर की लड़ाई, आपस की बात वो भी सड़क के ऊपर वो कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह की बात थी, एक मामूल की बात थी जो उन्होंने कही है। बाकी वो जो चीजें हैं वो हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन साथ ही पीपल्स पार्टी के कुछ बुजुर्ग लोग जैसे फरहतुल्लाह बाबर साहब हैं, उन्होंने रिज़ाइन दिया पार्टी ओहदे से, और फिर उसके बाद नफीसा शाह साहिबा से मंसूब स्टेटमेंट भी है कि उन्हें भी कोई अच्छी नहीं लगी कि बुजुर्गों को माइनस कर दे। ये बात तो हो सकता है आसिफ अली जरदारी साहब पार्टी के कुछ नाराज़ लोगों को भी मैसेज दे रहे हों या मनाने की कोशिश कर रहे हो और बता रहे हों कि नहीं, ये टिकट तो मैंने देना है। मेरा ये ख्याल है कि बिलावल साहब जो हैं वो जो 70 साल वाली बुजुर्गों वाली बात कर रहे हैं वो कोई और बात है। वो ये नहीं कह रहे कि सियासतदान सियासत से रिटायर हो जाए, या जो 70 साल जिनकी सियासत है, ये उन्होंने क्लैरिफाई भी किया कि जिनकी उम्र 70 साल है उनको सियासत नहीं करनी चाहिए। ये वो अंदाजे सियासत की बात कर रहे थे कि एक दूसरे के बारे में खास लेना। वो आपको याद होगा पार्लियामेंट में भी खड़े होकर उन्होंने ये बात की थी, और बड़ा अरसा पहले की थी, जो उनकी आखिरी तकरीर थी कि अब जो मरियम है और मैं, हमें क्या इंतकाम वाली सियासत विरासत में मिलेगी, हमें उस तरह की सियासत करनी है, नहीं करनी। तो ये मेरा ख्याल है कि ये जरा बात मुख्तलिफ है। 70 साल वाला जो जिक्र था वो लोग किसी और पैराए में उसको ले गए, या उसका कोई गलत मतलब या तासुर लिया उन्होंने। अच्छा, लास्टली इमरान साहब, लास्टली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक तासुर ये है ना कि जो कोई खलीज आ गई है या जो क्रैक्स आ गए हैं या कोई वैक्यूम है, आसिफ अली जरदारी साहब ड्राइविंग सीट पे आके उन क्रैक्स को या उन रप्चर्ड जो पीसेस हैं उनको फिर से कलेक्ट कर पाएंगे या कनेक्ट कर सकेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि वो अब चीजें जो हैं, जो जिसको डैमेज कहते हैं, कि वो कंट्रोल करना वो हो पाएगा। ये शायद ट्रेन हाथ से गुजर चुकी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और अगर आपको ये जो बाप बेटे के दरमियान नजर आ रही है वो भी इसी वजह से नजर आ रही है, क्योंकि आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बात कही थी कि जरदारी साहब फिर जाके मामला तय कर लें, जिसमें उन्होंने कहा था ना कि मैं उनकी बात घर में मानूंगा।
पार्टी की बात पार्टी में मानूंगा। तो उन्होंने कहा सीईसी ने सदर जरदारी साहब को एक मौका दिया है कि वो चीजों को ठीक कर लें। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बेसिकली तो ये इनिशिएटिव जरदारी साहब का था। तो अगर कोई इससे हो गया था कि हमें जवाबन जो है कोई अफजाना मिलेगा और हमारे साथ मामला ठीक हो जाएंगे और हम जो हैं वो अब मिलके चलेंगे, तो अब जो प्लेयर हैं उन्होंने फैसला किसी और तरफ कर लिया। तो बेसिकली ये गुस्सा उसी चीज का है और मुझे नहीं लगता कि बिलावल साहब या जरदारी साहब दोनों मिलके जो गया वक्त है उसको वापस ले आएंगे। आगे चल के मामला ठीक हो जाए, आगे चलते हैं तो एक अलग बात। बहुत बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कलअदम करार देते हुए चंद शराइत के साथ उनका इंतखाबी निशान बल्ला बरकरार रखा था। इलेक्शन कमीशन की शराइत में शामिल था कि पिछले इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं थे, इसलिए उन्हें कबूल नहीं किया जा सकता। इसलिए जरूरी है कि पीटीआई 20 रोज के अंदर अपनी पार्टी के इंतखाबात दोबारा कराए और इसका रिजल्ट 7 दिन के अंदर दोबारा जमा करे। ऐसा ना करने की सूरत में इलेक्शन कमीशन की जानिब से जमात की रजिस्ट्रेशन मनसूख करने और इंतखाबी निशान बल्ला ना देने का इंतबा भी जारी किया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 13 दिसंबर तक पीटीआई को इलेक्शंस कराने का कहा गया है। 13 दिसंबर इसलिए भी अहम है क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने 15 नवंबर को स्पेशल कोर्ट को हुक्म दिया कि 13 दिसंबर तक इमरान खान के साइफर केस का फैसला सुनाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने भी 13 दिसंबर की ही तारीख डेडलाइन दी है कि पीटीआई को इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने 13 दिसंबर तक है। और 13 दिसंबर बज़ाहिर इसलिए भी अहम है कि अगर इलेक्शंस होने हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आम इंतखाबात का शेड्यूल भी 13 दिसंबर को अनाउंस करने जा रहा होगा और 18 से 20 दिसंबर कागजात नामजदगी जमा होने हैं। 13 दिसंबर की डेडलाइन पर इलेक्शन कमीशन 20 दिसंबर को ही बल्ले के निशान पर हतमी फैसला दे सकता था और इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को शुरू से ही पीटीआई की जानिब से मुतासिबाना करार दिया जा रहा था, जिसके बाद अब से आला अदालतों में इसे चैलेंज करने का भी ऐलान किया जा रहा है। अब तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने भी इस फैसले पर रद्दमल का इजहार किया है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला इदारे के असल मुतासिबाना रवैये के तनाजुर में तवक्कुआत के मुताबिक साबित हुआ है, जिसने पीटीआई और बिलखुसूस इसके चेयरमैन को इंतखाबात से बाहर रखने की साजिश एक बार फिर बेनकाब कर दी है। बल्ला तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान था, है और बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर आइंदा भी रहेगा। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बताया कि इलेक्शन कमीशन के फैसले का जायजा लेने के बाद आईनी, कानूनी और सियासी रास्तों से इसके खिलाफ भरपूर चाराजोई की जाएगी। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने बार बार दरखास्तों के बावजूद इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के मामले को एक मखसूस मकसद के तहत बिला जवाज अल्तवा का शिकार किए रखा और तहरीक इंसाफ की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से होने वाली 2 मुलाकातों में पार्टी को आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराएगी, मगर फैसला इसके बरक्स साबित हुआ। अब पीटीआई का जो ऑफिशियल स्टांस है वो अपनी जगह, लेकिन जो कानूनी माहिरीन हैं और सीनियर लोग हैं पीटीआई के अंदर वो भी यही बात कर रहे हैं कि फिर भी जो इलेक्शंस कराना इंट्रा पार्टी इलेक्शन शायद वो इतना आसान नहीं होगा एट दिस पॉइंट इन टाइम जब क़यादत पसंदान। अब सियासी माहिरीन के मुताबिक तहरीक इंसाफ को फौरी तौर पर पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन बुलाकर अपने अहदेदारों का इंतखाब करना चाहिए, क्योंकि कानूनी कार्रवाई करने से वक्त भी गुजर जाएगा और बल्ला बैलेट पेपर से गायब होने के इम्कानात और खदशात भी मौजूद हैं। सियासी तौर पर नाबालिग वकील कानूनी मुशगाफियों पर पढ़कर तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाएंगे और फौरी तदारुक पार्टी कन्वेंशन है जिसकी इजाज़त के लिए इलेक्शन कमीशन से भी मदद ली जा सकती है। इस सारे मामले पर बात करने के लिए इस वक्त साबिक एडवोकेट जनरल वकील रहनुमा अहमद अवैस साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अहमद अवैस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये कहिएगा इस वक्त जो सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दरपेश है उसमें ये आवाज़ें उठ रही हैं कि इस फैसले को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दिया है कि 20 रोज़ के अंदर अंदर आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराएं और फिर रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को सबमिट कराएं, उस पर ये कहते हैं कि हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा। क्या ये मुनासिब अमर होगा अगर फैसला कर लिया गया है पीटीआई की तरफ से कि इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे? जी बिल्कुल, बात यह है कि जिस तरीके से ये सारी कार्रवाई हो रही है, आप देखिए कि ये अल्टीरियर मोटिव्स हैं, बदनीयती पे मबनी है कि आप इस मौके के ऊपर एक इंग्लिश में वो मैक्सिम ऑफ इक्विटी है, एक सेइंग है कि जस्टिस कैनॉट बी सैक्रिफाइस्ड ऑन द ऑल्टर ऑफ टेक्निकलिटीज, कि इंसाफ को आप जो है सिर्फ टेक्निकलिटीज का सहारा लेकर उसको बलि नहीं चढ़ा सकते, उसको सैक्रिफाइस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर भी अब ये दानिस्ता तौर के ऊपर के इलेक्शन में जो दिन रह गए हैं वो आपके सामने है। तमाम लीडरशिप जो है वो जेलों में है, उनको अंडरग्राउंड किया हुआ है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, हरासा किया हुआ है हर एक को। और ये कोई इलेक्शन के लिए हालात कैसे साजगार हैं? बिल्कुल नहीं है।
लेकिन इसके बावजूद इन प्रोपोजिशन के ऊपर पीटीआई जो है जो बिल्कुल डिटर्मिन्ड है कि अब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और इसको चैलेंज भी करने का अपना हक वो महफूज रखते हैं और इंशाअल्लाह ताला कलेक्टिव डिसीजन एक आध दिन के अंदर इसमें ले लिया जाएगा और उसके कार्रवाई आगे की जाएगी। अहमद, वैसे वो कहते हैं होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। देखिए, बिल्कुल इस्तेहकाक है पीटीआई का कोई इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करे, लेकिन उसके साथ साथ जहां आप टेक्निकल ग्राफ कर रहे हैं, तो टेक्निकली अगर इलेक्शन कमीशन ये कहेगा कि हमने 20 रोज का वक्त दिया था, आपने वक्त जाया कर दिया और हाई कोर्ट से भी कोई डिसीजन आपके हक में नहीं आता, तो आपको नहीं लगता कि बड़े इम्कानात है फिर कि बल्ला बैलेट पेपर के ऊपर नहीं होगा? बल्ला हर सूरत होगा। हम बिल्कुल इन तमाम प्रोपोजिशन को हमने पूरी तरह से जो है वो देख भाल लिया है और कलेक्टिव डिसीजन ले लिए हैं और इंशाअल्लाह ताला बल्ला हर हालत में बैलेट पेपर पे होगा। बल्ला यहाँ से निकलेगा तो बल्ला जो है वो किसी पता नहीं कहाँ जाके लगेगा। फिर ये बहुत गलत फैसला होगा और ये ब्लंडर होगा, पाकिस्तान की तारीख का ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा और इसको ब्लंडर ऑफ 23 कह दीजिए अगर ऐसी हरकत की गई। और ये एक दानिस्ता प्लान के जरिए ये काम किया जा रहा है और ये बहुत खतरनाक खेल खेला जा रहा है। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि दानिस्ता तौर पर ये प्लान किया जा रहा है, तो यानी ये खदशा तो आपको है कि दानिस्ता तौर पे शायद चेयरमैन पीटीआई को इस सारे मामले से बाहर रखना मकसूद है कि पार्टी के हेड भी ना रहे वो, और ज़ाहिर इंतखाबात में तो होंगे नहीं क्योंकि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी 63(1)H के तहत है। तो हाउ डू यू सी दैट? मतलब अगर वो पुराने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को ले लिया जाए तो आपके बहुत सारे लोग जो आपके पार्टी होतेदारान थे वो तो है ही नहीं इस वक्त, और बहुत सारे ऐसे जो सियासत से ही किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं। तो वेयर डज दैट इंट्रा पार्टी इलेक्शन स्टैंड सर? मैं आपको यही बता रहा हूँ ना कि ये, लेकिन इसके बावजूद पार्टी जो है ये इस स्ट्रेटजी के ऊपर एक पूरी तैयारी भी कर रहे हैं कि किससे एक डिवाइस बनाई जाएगी, एक तरीक़ेकार बनाया जाएगा कि आप किस तरीके से इलेक्शन जो है हम अपना प्रोसेस को उसको मुकम्मल भी कर लें। लेकिन ये जो अल्टीरियर मोटिव है इसको हम हर सूरत इसको इंशाअल्लाह ताला चैलेंज भी करेंगे और ये जो है ये बदनीयती को हम जो है प्रिवेल नहीं होने देंगे बिल्कुल भी। 13 दिसंबर की तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है सर। 13 दिसंबर को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि साइफर ट्रायल का फैसला 4 हफ्तों के अंदर किया जाए। 13 दिसंबर को वो भी इंपॉर्टेंट मामला है, साइफर ट्रायल वाला भी, और उसमें जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने का कहा गया उसमें भी आपको पाबंद किया गया कि 20 रोज के अंदर अंदर कराएं। और फिर 13 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान भी कर रहा होगा। तो ऐसा तो नहीं कि चेयरमैन पीटीआई और फिर बल्ला ये दोनों पीटीआई के मुकद्दर में ना हो? ऐसा हो नहीं सकता। ये फैसला तो जो होगा देखी जाएगी, जो सूरत हाल होगी, लेकिन बल्ला अगर इलेक्शन होंगे तो बल्ला जो है वो बैलेट पेपर के ऊपर मौजूद होगा। पीपल और पीटीआई को इलेक्शन में पार्टिसिपेशन से रोका नहीं जा सकता। एक ही तरीका है, इसको बैन किया जाता, और बैन करना अगर पीडीएम के वो तसल्लुत में होता, उसके अख्तियार में होता तो वो बैन कर चुके होते। लेकिन इसको बैन जो है वो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है और इंशाल्लाह ये बैन नहीं हो सकता। देखिए पार्टी बैन की तो बात नहीं हो रही सर, ये तो केयर टेकर गवर्नमेंट भी कह रही है कि पीटीआई को इलेक्शन लड़ने का हक होगा, इलेक्शन पीटीआई लड़ेगी, उसको बैन नहीं कर रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है ना सर कि इस वक्त चेयरमैन पीटीआई के ऊपर जो अफ्ताद गिर रही है, ही स्टैंड्स डिस्क्वालिफाइड। अभी तो वो डिसीजन भी इन फील्ड है, क्या उस डिसीजन को भी चैलेंज करने का इरादा रखते हैं? तोशाखाना केस में जो चेयरमैन पीटीआई को डिस्क्वालीफाई किया गया, क्या वो डिस्क्वालिफिकेशन का दाग धोने के लिए पीटीआई लीगल टीम कुछ कर रही है? ये कर रही है बिल्कुल, और वो उसमें तो इनकी जो कन्विक्शन है वो सस्पेंड हुई है, बट डिस्क्वालिफिकेशन बरकरार है। अब ये तोशक नहीं, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो बरकरार है, ये देखेंगे। अभी तो हम चाहेंगे कि पहले आए, जैसे ये साइफर केस का भी फैसला जो है अब 13 दिसंबर के लिए उन्होंने इसको कहा है कि जब तक उससे पहले तक या उस तारीख तक ये फैसला आ जाना चाहिए। तो बहरहाल ये पॉलिटिकल फील्ड के अंदर जो कुछ हो रहा है, या अनइवन जो ग्राउंड प्रिपेयर की जा रही है पीटीआई के लिए, तो इससे स्वाय इसके कि फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, इससे ये साबित भी हो जाएगा कि आइन को पासे पुश डाल के रूल ऑफ अथॉरिटी को एक्सरसाइज किया जा रहा है और उसको इख्तियार किया जा रहा है। ये बड़ी घनावनी और ख़तरनाक खेल है। मैं आपको बता दूं, इसके बड़े ही भयानक नताइज आएंगे और इसके नताइज जो है वो पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक होंगे। यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है
वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, पहले भी नहीं है। और ऐसे इंतखाबात जिसमें सबसे पॉपुलर पार्टी को आप आउट करने के लिए इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करोगे तो उसका नुकसान होगा बहुत अच्छा ज़्यादा। अहमद अवैस साहब, और जो बड़े एक सीजन्ड लॉयर्स हैं वो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, करते रहे हैं, इसलिए ये नहीं मैं कहूंगा कि जो लॉयर है वो पॉलिटिक्स में आ नहीं सकते, कर नहीं सकते, ऑब्वियसली उनका राइट है। लेकिन इस वक्त पीटीआई के अंदर जो इमर्जिंग लॉयर्स हैं, यंग लॉयर्स हैं, बड़े जज्बाती दिखाई देते हैं, तो कोई मशवरा उनको देंगे कि जज्बात में कोई ऐसा फैसला ना करें, क्योंकि पीटीआई इस वक्त लॉयर्स के हाथ में है, कोई ऐसा फैसला ना करे जो उल्टा पड़ जाए और वो जो बल्ला जिसको आप कह रहे हैं कि कहाँ जाके लगेगा वो कहीं पीटीआई के सर पर पड़ रहा हो बल्ला। नहीं, अल्लाह ना करे, या अल्लाह ना करे कि ये पीटीआई की ना कोई इरादा है खुदकशी करने का, और ना ये बल्ला इसलिए उनके सर पे नहीं लगेगा। ये मुखालिफ फोर्सेस को तो ज़रूर नुकसान पहुंचा सकता है और पहुंचाएगा, यकीनन पहुंचाएगा। इलेक्शन होगा और इलेक्शन में बल्ला बीच में होगा, और आप देखिएगा कि ये जितने इस वक्त तो जो बहुत बड़े बड़े जुगादरी बन के आए हुए हैं कि जी हम कहाँ से आए और ये लड़ेंगे और करप्शन के बादशाह हैं, आप देखिए ना जिसके ऊपर इतना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी ये अब चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, उनकी हिस्ट्री भी कभी आप देखिए आपने। तो सर ये जो पार्टी टिकट है ये कौन इशू करेगा? चेयरमैन पीटीआई तो जेल में होंगे, डिस्क्वालीफाइड भी होंगे, ये पार्टी टिकट्स कौन इशू करेगा अगर पीटीआई इतना ही एक्टिवली कंटेस्ट करेगी इलेक्शंस में और इरादा रखती है जैसे आप बता रहे हैं? कोर कमेटी बनी हुई है और वो बाकायदा तौर के ऊपर पूरा एक प्लान जो है ऑलरेडी मौजूद है, और ये वहाँ से इशू होंगे बाकायदा तौर के ऊपर, और ये वो ऑथराइज्ड कर दिया जाएगा चेयरमैन की तरफ से। हमने तो देखा ना कि जमान पार के बाद एक निज़ाम लंबी के तहत क्यू जो है, होती थी जिसमें उम्मीदवार आते थे इंटरव्यू देने के लिए, टिकट्स के लिए, सब कुछ चल रहा था। लेकिन अभी ये प्लानिंग कर लिया आपने कहां से, किस हल्के से कौन कंटेस्ट कर रहा होगा? ये तो बहुत कम बिल्कुल रोज कर रह लिए। गए। आपको याद होगा कि जब सोवियत यूनियन की और अफगानिस्तान की लड़ाई हुई थी तो कहा जाता था कि दुनिया में ये सबसे बड़ी क्लैंडस्टाइन वॉर लड़ी गई है, और ये क्लैंडस्टाइन इलेक्शन होगा इस दफ़ा। सिर्फ अगर हमारे कैंडिडेट जो हैं इलेक्शन में खड़े होंगे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और आप देखिएगा कि वोट किस तरह पड़ता है उनको। सर कैंडिडेट्स होंगे कौन ये तो सब बताएं, इनको कोई पता लग इशारा तो जाएगा। करें, कैंडिडेट्स कौन होंगे पीटीआई के? सब कैंडिडेट बिल्कुल होंगे, उसमें वकला भी होंगे, उसमें और जो इनके मेंबर्स हैं वो भी आएंगे वोट के लिए, और वो कैंडिडेट बन के आएंगे। बिल्कुल एक लिस्टें तैयार हो और रही हैं, और ये आप कब तक देखिएगा अनाउंसमेंट और हो कुछ जाएगी, दिनों में। ये फाइनलाइज कब तक हो जाएंगे? ये अभी बस ये शेड्यूल के आते आते अनाउंस हो जाएंगे, बिल्कुल। नीदरलैंड्स के आम इंतखाबात में दाएं बाजू और इस्लाम मुखालिफ सियासतदान गैरेट विल्डर्स की पार्टी ने गैर मुतवक्के फतेह हासिल की, और विल्डर्स को अक्सर नीदरलैंड्स का डोनाल्ड ट्रंप भी कहा जाता है, जिसकी वजह उनका जारहाना अंदाज, शिद्दत पसंद सोच और इस्लाम मुखालिफ मौक़िफ़ है। अब उनकी पार्टी पार्लियामान में 37 सीटें जीतने की, यानी पीवीवी जो है वो 37 सीटें जीतने की तरफ बढ़ रही है। गैरेट विल्डर्स की जीत ने हॉलैंड की सियासत को भी हिलाकर रख दिया है। ताम हुकूमत बनाने के लिए उनको दीगर जमातों को इत्तेहाद में शामिल करने के लिए कायल करना होगा। हॉलैंड की पार्लियामान में 150 नशस्तें हैं, और पीवीवी को यानी गैरेट विल्डर्स की जमात को हुकूमत बनाने के लिए 76 अरकान पार्लियामान की हिमायत दरकार होगी। गैरेट विल्डर्स इस कदर इस्लाम मुखालिफ हैं कि उन्होंने इस्लाम मुखालिफ फिल्म बनाने, मुसलमान तारिकीन वतन और पनाह गुज़ीनों को नीदरलैंड से निकालने और कुरान पाक पर पाबंदी लगाने जैसी मुहिम्मात के जरिए से ही मकबूलियत हासिल की है। इस वजह से उन्हें नीदरलैंड्स के सियासी हलकों में भी पसंद नहीं किया जाता। विल्डर्स की ड्रामाई फतह के बाद वहाँ पर रहने वाले तारिकीन वतन तशवीश का शिकार हैं। उन्होंने इस्लाम मुखालिफ मौक़िफ़ के साथ यूरोपीय यूनियन छोड़ने, पनाह गुज़ीनों पर पाबंदी लगाने और यूक्रेन को इमदाद रोकने की बात की है, जिसकी वजह से कई यूरोपीय ममालिक उनकी जीत से खुश नहीं हैं। गैरेट विल्डर्स इस कदर इस्लाम मुखालिफ हैं कि उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम और मंशूर में लिखा था कि नीदरलैंड्स में जो पनाह गुज़ीन और इमिग्रेशन के सैलाब में कमी के साथ हमारे मुल्क की इस्लामाइजेशन भी कम हो जाएगी। उनके मंशूर के मुताबिक नीदरलैंड्स एक इस्लामी मुल्क नहीं है, यहाँ मदरसे, कुरान और मसाजिद नहीं होंगी। हम नीदरलैंड्स में कम इस्लाम चाहते हैं और हम गैर मगरबी इमिग्रेशन और सियासी पनाह गुज़ीनों में कमी करके इस मकसद को हासिल करेंगे। सरकारी इमारतों और इस्लामी स्काफ पहनने पर पाबंदी होगी। मंशूर में कहा गया है कि पीवीवी मशरिक़ वस्ता में वाहिद हकीकी जमहूरी और इसराइल का अजीम दोस्त है।
दीगर इकदामात के साथ साथ अपना सफारत खाना यरूशलेम करने से इसराइल के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। अब गैरेट विल्डर्स ये कह रहे हैं, लेकिन अभी जाहिर है नीदरलैंड की जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है उसमें 37 नशस्तों के साथ गैरेट विल्डर्स वजीर आजम नहीं बन सकते। उन्हें छोटी जमातों को साथ मिलाना होगा, इत्तेहाद के साथ ही हुकूमत बन सकती है। उम्मीद करते हैं कि ऐसा इत्तेहाद ना ही बने जो गैरेट विल्डर्स को वजारत उज़्मा की कुर्सी पर ले जाए। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।